चैप्टर 1 शारीरिक शिक्षा का परिचय एवं सिद्धांत। इंट्रोडक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि काफ़ी विस्तृत है। कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा गया है तो कभी शारीरिक संस्कृति। एक आम व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को शारीरिक क्रिया ही मानता है। शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रिया या शारीरिक क्रियाओं का समूह मानना शारीरिक शिक्षा के साथ अन्याय करना है, क्योंकि शिक्षा शब्द का उपयोग शरीर के साथ किया गया है। वहाँ शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर से होता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। इस शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। परिभाषा। शारीरिक शिक्षा विषय में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतिविधियों, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्वों तथा उनके समाधान का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी है। सभी के डिफिनेशन को पढ़ने से पहले एक बार यहाँ ग्राफ को देखिए, चित्र को देखिए। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ फिटनेस ही नहीं है बल्कि फिटनेस के साथ साथ मूवमेंट, गेम्स, असेसमेंट्स, स्किल्स, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स, सोशल इंटरेक्शंस। वास्तव में फिजिकल एजुकेशन ही बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आइए अब एक एक शिक्षा शास्त्रियों ने क्या क्या शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दी है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले डेल्बर्ट ओवरटूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया शारीरिक आंदोलन से प्राप्त होता है। उपरोक्त परिभाषा में अनुभव व प्रक्रिया शब्द पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ पर अनुभव का भाव समस्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास से है। रोजालैंड कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। जेबिनेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। चार्ल्स ए बुसर के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। ब्राउनवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति की वृहद पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से भी प्राप्त होते हैं एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। J.F. विलियम्स द्वारा शारीरिक शिक्षा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। C.C. कॉवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। A.R. वेमन अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है।
भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की परिभाषा के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है। यह वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसके शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा की पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। सेकेंडरी शिक्षा कमीशन के अनुसार शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति आवश्यक भाग है। इसकी भिन्न भिन्न क्रियाओं को इस प्रकार करवाया जाए कि विद्यार्थियों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो, उनकी मनोरंजन क्रियाओं में रुचि बढ़े तथा उनके भीतर सामूहिक भावना, खेल भावना, दूसरों का आदर करने की भावना विकसित हो। शारीरिक शिक्षा इसलिए केवल शारीरिक ड्रिल या नियमित व्यायाम से अत्यधिक ऊंची वस्तु है। इसमें सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं तथा खेल सम्मिलित हैं जिनके द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। निक्सन तथा कोजन के अनुसार शारीरिक शिक्षा के बारे में अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से है। According to S.C. Buck, physical education is the part of general education program which is considered with growth, development and education of children through the medium of big muscle activities. Physical activities are the tools. They are so selected to conducted as to influence every child's life physically, mentally, emotionally and morally. According to Offord, physical education is a way of education through physical activity which are selected and carried on with full regard to a value in human growth, development and behavior. इन सभी परिभाषाओं के परिणाम स्वरूप निम्न विश्लेषण प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। 2. शारीरिक शिक्षा का माध्यम शारीरिक प्रक्रिया ही है। शारीरिक प्रक्रिया से आशय बहुपेशी क्रियाओं से है जिनसे शरीर के समस्त अवयवों का उचित विकास होता है। 3. शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। 4. आज की शारीरिक शिक्षा सुनियोजित तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित है जिनमें प्रक्रियाओं का चयन व्यक्ति के विकास के लिए ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा एक विधि है जो शारीरिक क्रियाओं का सहारा लेकर उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। वह शारीरिक गतिविधि के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार तथा अभिवृद्धि में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करती है। यह केवल क्रिया प्रधान कार्य नहीं है परंतु एक साधन भी है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है और जिस शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। यहाँ इस शारीरिक शिक्षा के अर्थ को उदाहरणों की मदद से बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। जैसे कोई 8 वर्ष का बच्चा अगर आपके पास आता है और कहता है कि मैं किसी शारीरिक क्रिया या खेल में भाग लेना चाहता हूँ, आप यहाँ पहले सोचेंगे कि शारीरिक क्रिया या खेल में इसे भाग दिलाया जाए। यहाँ यह निर्णय लेना ही बुद्धिमत्ता का कार्य है क्योंकि जिसे शारीरिक शिक्षा का अच्छा ज्ञान होगा वही अच्छा निर्णय ले सकेगा, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक आधारों को देखा जाएगा कि वह बच्चा किस खेल क्रिया के लिए अच्छा साबित होगा जिससे कि भविष्य में वह खेल क्रिया उस बच्चे के लिए लाभप्रद हो। यहाँ उस बच्चे के संपूर्ण तथ्यों को देखते हुए शारीरिक क्रिया को ही केंद्र बिंदु माना जाएगा। इस शारीरिक क्रिया से संबंधित शिक्षा एवं उनकी उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जाएगा। अब देखते हैं उनकी उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा क्या क्या समझाया गया है चयन करते समय।
जैसे कि बच्चे के लिए शारीरिक क्रिया या खेल का चयन, खेल का ज्ञान एवं कौशल, खेल एवं विधि, खेल के दौरान, खेल से पहले या खेल के बाद मानव शरीर पर प्रभाव, खेल के दौरान बच्चे को चोट से बचाव, चोट के प्रकार, चोट लग जाने पर प्राथमिक उपचार, पुनः स्थापन, डोपिंग आदि संबंधित ज्ञान, खेल चिकित्सा शास्त्र, खेल प्रशिक्षण और अच्छा प्रदर्शन, खेल और स्वास्थ्य, खेल और मनोवैज्ञानिक, खेल और आहार, खेल और इतिहास, खेल प्रदर्शन मापन एवं मूल्यांकन, खेल और यांत्रिकी, खेल और मानव मिति, खेल और समाज। कुल मिलाकर इन सभी बिंदुओं को आधार मानते हुए एक शारीरिक शिक्षक तय करेगा कि विद्यार्थी के विकास के लिए उसके भविष्य में क्या महत्वपूर्ण होगा। इन सभी बिंदुओं द्वारा वह निर्णय लेगा। आइए अब पहले समझते हैं। 1. बच्चे के लिए शारीरिक क्रिया या खेल का चयन। बच्चे के लिए शारीरिक क्रिया या खेल का चयन करने के लिए उसके वंशानुक्रम कारक, फिजियोलॉजिकल कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, स्वास्थ्य कारक, फिटनेस कारक आदि देखे जाते हैं। इसलिए शारीरिक क्रिया या खेल के चयन के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक आधारों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके आधार पर संबंधित क्रिया या खेल का सही चयन किया जाता है। इस हेतु शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के आधार नामक विषय का ज्ञान होना चाहिए। जब बच्चे के लिए उपरोक्त विज्ञानों के आधार पर संबंधित खेल का चयन कर लिया जाता है तो अन्य शिक्षा संबंधी बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाता है, जिनका संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है। खेल का ज्ञान एवं कौशल। बच्चे को संबंधित खेल के नियमों से अवगत कराया जाता है, खेल के कौशल को सिखाया जाता है तथा उसको ज्ञान दिया जाता है कि किस प्रकार खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया जाता है। इसका ज्ञान ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग नामक विषय के अंतर्गत दिया जाता है। खेल एवं विधि। बच्चे को संबंधित खेलों के नियम, खेल के कौशल आदि से जब अवगत कराया जाता है तो इसे विभिन्न विधियों द्वारा सिखाया जाता है। इसका ज्ञान टीचिंग मेथड इन फिजिकल एजुकेशन एंड पेडागोगी नामक विषय के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। इसमें संबंधित खेलों के नियम, खेल के कौशल आदि से जब अवगत कराया जाता है तो इसके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। खेल एवं शिक्षा शास्त्र, स्पोर्ट्स एंड पेडागोगी। शिक्षा शास्त्र में शिक्षा संबंधी ज्ञान दिया जाता है। खेल शिक्षा शास्त्र का संबंध शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षण, मूल्यांकन, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के क्षेत्र में प्रशासन आदि से है। खेल के दौरान, खेल से पहले या खेल के बाद मानव शरीर पर एक्सरसाइज का प्रभाव। बच्चों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव या शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराया जाता है। इसका ज्ञान अभ्यास एवं खेल शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। खेल के दौरान बच्चे को चोट से बचाव, चोट के प्रकार, चोट लग जाने पर प्राथमिक उपचार, पुनः स्थापन, डोपिंग आदि संबंधी ज्ञान खेल चिकित्सा शास्त्र नामक विषय के अंतर्गत दिया जाएगा। खेल प्रशिक्षण और अच्छा प्रदर्शन। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु बच्चों को प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है। इसका ज्ञान खेल प्रशिक्षण के वैज्ञानिक सिद्धांत नामक विषय के अंतर्गत दिया जाएगा। खेल और स्वास्थ्य। अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, तो बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन नामक विषय के अंतर्गत इसका ज्ञान दिया जाता है। खेल और मनोविज्ञान।
खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक कारकों का ज्ञान होना चाहिए जो खेल कौशल को सिखाने तथा खेल प्रदर्शन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इनका ज्ञान अभ्यास एवं खेल मनोविज्ञान नामक विषय के अंतर्गत दिया जाएगा। खेल और आहार। खेल में प्रदर्शन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा आहार में सम्मिलित पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। संबंधित चयनित खेल में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और आहार में क्या लिया जाए, इसका ज्ञान बच्चों को आहार एवं पोषण विज्ञान से प्राप्त होता है। खेल और इतिहास। बच्चे के लिए चयनित खेल का इतिहास जानना भी आवश्यक है क्योंकि उसके दिमाग यह प्रश्न अवश्य आएगा कि यह खेल कहाँ शुरू हुआ, इसका प्राचीन नाम क्या है, पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया आदि कई प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का उत्तर या उसका ज्ञान शारीरिक शिक्षा के इतिहास नामक विषय से प्राप्त होता है। खेल प्रदर्शन मापन एवं मूल्यांकन। चयनित खेल में बच्चों का प्रदर्शन किस हद तक का है, इसको मापने के लिए संबंधित खेल के परीक्षण को अपनाया जाएगा। उसके द्वारा उसका मापन एवं मूल्यांकन किया जाएगा। इसका ज्ञान शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन नामक विषय के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका ज्ञान शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में परीक्षण मापन मूल्यांकन नामक विषय के अंतर्गत दिया जाएगा। खेल और यांत्रिकी। बच्चे द्वारा चयनित खेल के अंतर्गत आने वाले कौशलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए यांत्रिकी विज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि किसी कौशल को सही व सटीक रूप से करने के लिए बल एवं गति का वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान आवश्यक है। इसका ज्ञान बायोमैकेनिज्म नामक विषय से प्राप्त होता है। बायोमैकेनिज्म या जैव यांत्रिकी। Biomechanism is a study of the various forces that act on the human body and the effect that such forces produce. Biomechanism is concerned with the scientific study of movement and areas such as the musculoskeletal system, the application of principle of physics to human motion and sports object motion, and the mechanical analysis of activity. In sports, the biomechanist may work with athletes to identify a specific aspect of their technique that limit performance and make suggestions for improvement. खेल और मानव मिति। स्पोर्ट्स एंड एंथ्रोपोमेट्री। बच्चे द्वारा चयनित खेल के अंतर्गत आने वाले कौशलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए मानव मिति का ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि किसी कौशल को सही व सटीक रूप से करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का माप का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि बॉडी टाइप्स के आधार खेल कौशलों में प्रदर्शन अच्छा किया जा सकता है। इसका ज्ञान एंथ्रोपोमेट्री या मानव मिति नामक विषय से प्राप्त होता है। खेल और समाज। बच्चे द्वारा खेल के संबंध में यह प्रश्न पूछा जाए कि खेलने से मुझे क्या मिलेगा या खेल को क्या समाज स्वीकार करेगा। इस हेतु उस बच्चे को खेल संबंधी समाज शास्त्रीय पहलू समझाए जाएंगे। इसका ज्ञान खेल समाजशास्त्र नामक विषय से प्राप्त होता है। समाजशास्त्र स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसी प्रकार कई और अन्य शिक्षाएं खेल से जुड़ी हैं जिनके ज्ञान से खेल में प्रतिभाग करने व खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए लाभ मिलता है। अंततः यह स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है और जिस शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या तीन पक्षों से की जा सकती है। विषय वस्तु की दृष्टि से, इसमें लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से तथा प्रक्रिया कार्यक्रमों की दृष्टि से जो वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन कहे गए हैं। एक,
विषय वस्तु अर्थात शारीरिक शिक्षा की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। दूसरा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या का द्वितीय चरण। तीसरा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या का तीसरा व अंतिम चरण। आइए पहला पढ़ते हैं, विषय वस्तु अर्थात शारीरिक शिक्षा की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, जिसकी आधारशिला विभिन्न ज्ञान विज्ञान धाराएं तथा कला विषय है। ज्ञान विज्ञान को विभिन्न धाराओं के योगदान के इस अनुभाग को एक असीम सागर का रूप दे दिया गया है तथा इसके क्षेत्र की सीमाओं को अनंत बना दिया गया है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा से संबंधित विषयों के बिना शारीरिक शिक्षा को समझना सरल नहीं होगा। शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के खेल या ड्रिल या मनोरंजनात्मक खेल ही नहीं आते, परंतु शारीरिक शिक्षा के अंदर खेलों के अनुसंधान, संगठन एवं प्रशासन, मूल्यांकन तथा मापन, इतिहास, क्रीड़ा आयुष विज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान, क्रीड़ा समाजशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान आदि विकसित हो रहे क्रिया विज्ञानों से शारीरिक शिक्षा की बुनियादों को और अधिक शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा एक अंतर अनुभागीय विषय बन चुका है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में पहले पक्ष का उल्लेख निम्नवत कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इतिहास हमें पुरातन काल का ज्ञान कराकर आधुनिक काल की तुलना कराने का अवसर प्रदान करता है। आधुनिक काल में पूर्व इतिहास को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय तथा उसके मनोरंजनात्मक पहलू को देखते हुए खेलों के अंदर प्राथमिकता तथा आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना नितांत जरूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा। किसी विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान करने का अभिप्राय छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी आदतों को सिखाना एवं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना है। 3. व्यावसायिक स्वास्थ्य। मनुष्य वर्तमान समय में अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में लगा हुआ है, चाहे वो किसी कारखाने में कार्य करता हो या हॉस्पिटल, कोर्ट इत्यादि में कार्य करता हो। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम व्यावसायिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसका प्रबंध करते हैं। कार्य क्षमता का परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। किसी भी खिलाड़ी, कोच या सामान्य मनुष्य की कार्य क्षमता का परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। किसी भी खिलाड़ी का उसके खेल से संबंधित कौशल का, खिलाड़ी की गति का, खिलाड़ी की दक्षता आदि का मापन शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। खेल पत्रकारिता। आज के वर्तमान और वैज्ञानिक खेल युग में खेल पत्रकारिता का बहुत महत्व है क्योंकि पत्रकारिता द्वारा खेल को समाज तक पहुंचाया जा रहा है और इस पत्रकारिता में खेलों का ज्ञान, खेलों के नियम आदि की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, जो कि शारीरिक शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होती है। खेल शरीर क्रिया विज्ञान। खेल विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनकी क्रियाओं द्वारा खेलों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के तहत एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान। इस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों व तंत्रों की रचना का अध्ययन किया जाता है। खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत खेल संबंधित खिलाड़ी के व्यवहार तथा खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत खेल संबंधित समाजशास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोमैकेनिक्स जैव यांत्रिकी विज्ञान। इसके अंतर्गत खेल कौशल संबंधित जैव यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। 2. शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या का द्वितीय चरण। इस चरण में बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से कौन लोग प्रभावित होते हैं। सामान्य शिक्षा की तरह शारीरिक शिक्षा भी एक जीवन प्रयत्न चलने वाली विद्या है, क्योंकि इस शिक्षा का कार्य एक शिशु के जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है।
शिशु अपनी माता की कोख में हलचल करता है तथा जन्म लेने के पश्चात उसका रेंगना, बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि शुरू हो जाता है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से सभी व्यक्तियों को, चाहे वह धनी हो या निर्धन, बच्चे हो या बूढ़े, स्त्रियां हो या पुरुष, बुद्धिजीवी हो या श्रमिक, उन्हें अपनी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार लाभ प्राप्त होता है। 3. शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या का तीसरा व अंतिम चरण। यह चरण प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों से संबंधित है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में केवल शरीर संरचना प्रक्रियाएं, जिम्नास्टिक, ड्रिल तथा मार्चिंग ही नहीं आते, अपितु विद्यार्थी के बहुपक्षीय अर्थात उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास का असंख्य क्रियाओं द्वारा प्रयत्न किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों का समावेश है। खेल चिकित्सीय शास्त्र तथा शोधक प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं द्वारा विद्यार्थी के शारीरिक अंगों की कमजोरियां, चोटों एवं विकृतियों का शोधन किया जाता है। खेल कूद तथा तैराकी। इसमें एथलेटिक, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, स्विमिंग आदि क्रियाएं आती हैं। आत्मरक्षक क्रियाएं, सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज। इसमें दंड निकालना, कुश्ती, बॉक्सिंग, लाठी चलाना, जूडो, कराटे, पुलअप्स आदि आत्मरक्षक क्रियाएं कराई जाती हैं। फंडामेंटल एक्सरसाइज। इस क्षेत्र में शरीर का संतुलन ठीक रखा जाता है। संतुलन के लिए चलना, फिरना, भागना, चढ़ना, उतरना आदि क्रियाएं शामिल हैं। ताल क्रियाएं, रिदमिक एक्सरसाइज। इसमें लीजियम, डंबल, ड्रम, इंडियन क्लब, एरोबिक्स आदि क्रियाएं आती हैं, जिससे कि एक व्यक्ति क्रियाओं को एक लयबद्ध ताल में करता है। मनोरंजक क्रियाएं, रिक्रिएशन एक्टिविटी। इसके अंतर्गत खाली समय में की जाने वाली क्रियाएं आती हैं, जैसे शिविर, लंबी दूरी तक पैदल चलकर सैर करना, मछली पकड़ना। यौगिक क्रियाएं, योग एक्सरसाइज। इसमें विभिन्न आसन, प्राणायाम तथा अन्य यौगिक क्रियाएं शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लक्ष्य शब्द से अभिप्राय ऐसे उच्चतम तथा सुंदर अभूत निर्दिष्ट स्थान से है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या कोई संस्था या संगठन प्रयास करता ही रहता है। मतलब कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन हमेशा प्रयास करता ही रहता है। लक्ष्य उपलब्धि का अंतिम बिंदु एवं आदर्श होता है। लक्ष्य के अंतर्गत कई उद्देश्य होते हैं जो इसकी तुलना में अधिक सकारात्मक, विशिष्ट, ठोस, बोधगम्य होते हैं। किसी विशेष स्थिति में लक्ष्य तो एक ही होता है, परंतु उस तक पहुंचने के उद्देश्य कई होते हैं। उद्देश्य वह महामार्ग है जो विभिन्न दिशाओं से लक्ष्य सभी उद्देश्य की ओर जाते हैं। नहीं, ये गलत है, फिर से पढ़िए। उद्देश्य वह महामार्ग है जो विभिन्न दिशाओं से लक्ष्य उद्देश्य की ओर जाते हैं और सभी उद्देश्य लक्ष्य की ओर जाते हैं। उप उद्देश्य अधिक ठोस है, स्पर्शीय, मापन योग्य, लघु आदि होते हैं। उप उद्देश्य अधिक ठोस, स्पर्शीय, मापन योग्य, लघु आदि होते हैं। प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत असंख्य उप उद्देश्य होते हैं। यदि लक्ष्य अंतिम शिखर है तो उस तक पहुंचाने वाला मुख्य मार्ग उद्देश्य तथा उद्देश्यों तक ले जाने वाले उप मार्गों को उप उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। सोपान का अंतिम छोर लक्ष्य, मध्य भाग उद्देश्य तथा निचला भाग उप उद्देश्य कहलाता है। जैसे सीढ़ी का प्रत्येक पग निर्दिष्ट स्थान की ओर जाता है, उसी प्रकार उप उद्देश्य तथा उद्देश्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। लक्ष्य, एम्स,
शारीरिक शिक्षा का वर्तमान लक्ष्य निर्धारित करने में शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों को न जाने कितनी शताब्दियाँ लगी हैं। आरंभ में जब शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का केवल एक अलंकरण मानी जाती थी तो इसका लक्ष्य या परंपरागत व्यायाम प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर को अनुशासित करना होता था। सैनिक लोग व्यायाम प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर को सुदृढ़ तथा सशक्त बनाते थे, जबकि सामान्य व्यक्ति व्यायाम का उपयोग अपनी पाचन प्रक्रिया को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से करता है। पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे शारीरिक शिक्षा एक सर्वग्राही विषय के रूप में उभरकर हमारे सामने आई है। शारीरिक अस्तित्व से ऊपर अब शारीरिक शिक्षा बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर आकर्षित हुई है। शारीरिक प्रक्रिया के माध्यम से शारीरिक शिक्षा ने उन विशेष तत्वों के विकास पर ध्यान देना आरंभ किया है जो किसी अन्य साधन से विकसित नहीं होते हैं। जे.एफ. विलियम्स ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह के लिए कुशल नेतृत्व पर्याप्त सुविधाओं को प्रदान करती है ताकि व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में भाग ले जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक दृष्टि से सफल हो सके। यदि उक्त पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने चार मुख्य बातें आती हैं। कुशल नेतृत्व, अधिक सुविधाएं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल में भाग लेने की संभावना, वह अनुभव जो शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से साहसपूर्ण तथा सामाजिक रूप से उचित हो। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास कर समाज का एक पूर्ण, सफल, प्रभावशाली तथा आदर्श नागरिक बनाना है, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श समिति के अनुसार शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य नागरिकों में चरित्र, तन तथा मन के ऐसे गुणों के विकास में योगदान देना होना चाहिए जिनसे वे प्रजातंत्र के उत्तरदायित्व को भली भांति निभा सके। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अभी भी अल्पवयस्क है, परंतु उसने प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को इसलिए महत्व दिया है ताकि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिल सके। शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा को अपने कार्यक्रमों के द्वारा सभी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। स्पष्ट है कि भारत में भी शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य उतना ही विस्तृत तथा व्यापक है जितना जे.एफ. विलियम्स ने बताया है कि शारीरिक शिक्षा द्वारा ऐसे साधन जुटाए जाए तथा ऐसे प्रयास जारी रखे जाए जिनसे प्रत्येक छात्र छात्राएं शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनात्मक पक्ष से स्वस्थ बन सके तथा वह अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसित कर सके जिनसे वह स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्वक रह सके तथा भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सके। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा अध्यापक को यह समझाने में सहायता करती है कि उसे क्या तथा कैसे प्राप्त होगा। उद्देश्यों के ज्ञान से शारीरिक शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली ढंग से प्रयास करता है। अर्थपूर्ण तथा उचित कार्य प्रणाली को निश्चित करने में उद्देश्य पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी से शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अपने अनुभाग के महत्व से संबंधित समस्याओं के विषय में तत्काल तथा उचित निर्णय लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उद्देश्यों के ज्ञान से ही शारीरिक शिक्षा अध्यापक अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों, नीतियों, रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की व्याख्या अधिक अर्थपूर्ण ढंग से करने में सफल होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से वस्तुतः यूनान ही ऐसा प्रथम सभ्य राष्ट्र था जिसने शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में स्पष्ट उद्देश्यों की नींव रखी, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस क्रम को भी याद रखिए।
सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के विचारों तथा तत्वज्ञान ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। आज उनके विचारों की उतनी ही सार्थकता है जितनी तब थी। किसी समय यूनानियों को शारीरिक शिक्षा का अग्रणी कहा जाता था। अमेरिका को आज आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यहाँ के व्यवसायिक संगठनों ने शारीरिक शिक्षा को एक आकर्षक छवि को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने में अकथनीय परिश्रम किया है। स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए अमेरिकी संगठन ऑफर्ड ने शारीरिक शिक्षा के 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। 1. शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की विभिन्न प्रक्रियाओं को कुशल तथा प्रभावी ढंग से संपन्न करने में बालक की सहायता करना। 2. बालकों तथा युवाओं की प्रक्रियाओं को समझना तथा उनका उचित मूल्यांकन करना ताकि उनका जीवन अधिक सार्थक बन सके। 3. प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करना तथा उनकी मूल्यांकन प्रणाली पर विश्वास करना। 4. खेल तथा क्रीड़ा के माध्यम से पारस्परिक मानव संबंधों का विकास करना तथा जानकारी ग्रहण करना। 5. शरीर की विभिन्न अवयव प्रणालियों का विकास करना ताकि आवश्यकता अनुसार स्वस्थ होकर वे परिस्थितियों का सामना करने के योग्य हो सके। विभिन्न शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य बताए हैं, जो इस प्रकार है। हेगमैन और ब्राउनवेल के अनुसार देखिए शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। जिसके द्वारा शारीरिक स्वच्छता में वृद्धि हो, गामक कौशल में वृद्धि हो, ज्ञान तथा जानकारी के वृद्धिकरण में सहायक हो, अभियोग्यता एप्टीट्यूड की वृद्धि में सहायक। जेबिनेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तथा तंत्रिका तंत्र के तालमेल का विकास, सर्वांगीण विकास, निर्वाचनात्मक विकास। एच.सी. बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जिनको कि मानव में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का एक महान विचारक एवं प्रचारक माना गया है, उनके अनुसार शारीरिक विकास मस्तिष्क का मांसपेशियों से सामंजस्य, खेल के लिए उचित क्षमता का विकास, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास, अच्छी आदतों तथा स्वभाव का विकास। चार्ल्स ए बुशर के अनुसार देखिए शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। चार्ल्स ए बुशर ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं। शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। विभिन्न विचारकों तथा शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को समझने के पश्चात शारीरिक शिक्षा के आदर्श उद्देश्य निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। क्या क्या उद्देश्य है? शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक प्रशिक्षण, स्नायु मांसपेशी विकास, मानसिक विकास, व्यक्तित्व और आचरण का विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, ज्ञान की वृद्धि, खाली समय का सदुपयोग, नेतृत्व की शिक्षा, खेल प्रदर्शन के लिए प्रयत्न, संवेदनात्मक विकास, नियमित वृद्धि एवं विकास, राष्ट्र प्रेम जागृत करना, शक्ति तथा अधिक देर तक कार्य करने की क्षमता, खेलों के माध्यम से चिंता तथा तनाव से मुक्ति, खेल भावना को जागृत करना, व्यायाम तथा खेलकूद संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप पर नियंत्रण रखना। तो कुल मिला के यही सब शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व। 2. प्राकृतिक विकास, नेचर डेवलपमेंट। बालक का विकास गर्भ से वृद्धावस्था तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा इसे सुचारू व सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा। आधुनिक युग में अनावश्यक तनाव, पर्यावरण प्रदूषण, धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक विघटन आदि प्रतिकूल परिस्थितियों ने सामाजिक संतुलन बिगाड़ दिया है, जिससे हमारी सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
जिसे बचाने के लिए मानव को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक दृढ़ता की आवश्यकता है, जिसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्न प्रकार से समझाया गया है। एक, बालक का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि इन क्रियाकलापों में भाग लेने पर उसे समय समय पर सामाजिक, नैतिक, मानसिक गुणों का प्रयोग करना होता है। बालक को क्रियाशीलता के विकास के साथ ही स्वस्थ बनाती है। जीवन के सफल यापन में शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि बालक की काया पुष्ट सुडौल हो तो वह आसानी से शारीरिक श्रम कर पाएगा। स्वस्थ काया निरोगी भी रहती है। 4, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने पर सामाजिक गुणों जैसे ईमानदारी, खेल भावना, दूसरों का सम्मान, मित्रता व भाईचारा, सहयोग, सामूहिकता, राष्ट्रीय भक्ति, शिष्टाचार आदि का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग करती है। स्वहित की सोच से परे हटकर समाज कल्याण व देशभक्ति की भावना रखते हैं। 5, आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बालक को जीवन में कई तरह की कठिन परिस्थितियों से जूझना होता है, जिसके लिए उसमें आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक प्रतियोगिताओं के दौरान विभिन्न परिस्थितियों व संकटों का मुकाबला दृढ़ता से करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, जो उसे अपने जीवन में भी संकटों से जूझने की प्रेरणा मिलती है। 6, बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेने से बालक क्रियाओं के हर पहलू पर चिंतन करने के लिए उत्प्रेरित होता है, जो उसके बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। 7, चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। बालक के उत्तम विकास के लिए नैतिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे अनुशासन, टीम के प्रति वफादारी आदि। शारीरिक शिक्षा से बालक में आत्मानुशासन बढ़ता है व स्वच्छंदता पर नियंत्रण होता है। इससे बालक के ईर्ष्या, हिंसात्मक व्यवहार, घृणा, गंदी प्रतिस्पर्धा आदि चारित्रिक विकारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। वह बालक मानवता को अपनाकर अमानवीयता का त्याग कर देता है। 8, नेतृत्व के गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। शारीरिक शिक्षा बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास करती है, क्योंकि अच्छा नेता वही हो सकता है जिसमें आत्मविश्वास, ईमानदार, दृढ़ता, वफादारी, सभी को साथ लेकर चलने का गुण हो। बालक को यह मौका खेल के मैदान पर मिलता है। 9, खाली समय का सदुपयोग, यूज ऑफ फ्री टाइम। व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के पश्चात कुछ समय विश्राम करना चाहता है, जिससे वह अपनी दैनिक शारीरिक व मानसिक थकान को उतार सके, तथा इसके लिए शारीरिक क्रियाकलापों, खेल कूद से बढ़कर कोई अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि विविध मनोरंजनात्मक क्रियाएं व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन, शारीरिक विकास भी करती हैं। 10, सांस्कृतिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। संपूर्ण विश्व विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर समेटे है, तथा व्यक्ति विभिन्न खेलों व प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिनसे वे परिवेश, रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं, जीवन शैली आदि से परिचित होते हैं, जिससे सांस्कृतिक विकास व उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। 11, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एकता व भाईचारे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड। विभिन्न स्पर्धाओं के दौरान बालक अपनी धार्मिक भावनाओं, नस्ल, भाषा, जाति आदि भेद की भावना को परे रखकर एक परिवार के सदस्य की तरह अपनी टीम के साथ खेलता है, जिससे उसमें एकता, भाईचारे व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, क्योंकि आज के युग में सीमाओं के अवरोध को तोड़ना मानव सभ्यता के विकास व उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। 12,
हमारा सामाजिक ढांचा, आवर सोशल स्ट्रक्चर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, अतः व्यक्ति को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य करना होता है, जिनका ज्ञान बालक को शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेकर मिलता है। 13 सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। खेलों में भाग लेने से बालक जीत या हार को शालीनता से स्वीकार करने, नियमों का पालन करने, साथी खिलाड़ियों के साथ संयमित व्यवहार तथा कठिन परिस्थितियों से भी जूझने हेतु क्षमता का विकास होता है। इसमें व्यक्ति की सोच पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 14 स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि, गेन इन हेल्थ रिलेटेड नॉलेज। शारीरिक शिक्षा बालकों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करती है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करती है, जिससे मानव अपना संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। 15 रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैरिकुलम। शारीरिक शिक्षा एक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम है। इससे बालक स्वरोजगार व विभिन्न संस्थाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है, जैसे खेल उपकरण व सामग्री का निर्माण, खेल पत्रकारिता, विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक आदि। अतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित, संतुलित, शांतिपूर्ण जीने की कला में पारंगत करती है तथा उसमें राष्ट्र भक्ति व विश्व कल्याण की भावना का विकास करती है। आइए अब पढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में भ्रांतियाँ, मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ व्याप्त हैं जिन्हें सामान्यतः लोग शारीरिक शिक्षा की जगह उपयोग में लाते हैं। लोगों के आधार पर शारीरिक शिक्षा की जगह पर जो क्रियाएं उपयोग में लाई जाती है उनका विवरण निम्नलिखित है। 1 शारीरिक संस्कृति, फिजिकल कल्चर। इसमें व्यक्ति की शारीरिक बनावट व उसके विकास के लिए आवश्यक शारीरिक बलवर्धक क्रियाएं दोहराई जाती है। इसमें शरीर को आकर्षक व हृष्ट-पुष्ट बनाए रखने पर अधिक महत्व दिया जाता है। 2 कवायद व मार्चिंग, ड्रिल एंड मार्चिंग। इसके अंतर्गत बालकों को कुछ शारीरिक क्रियाएं ड्रम, लेजियम, डंबल, सीटी आदि को संगीत का प्रयोग कर करवाई जाती हैं। इसके अंतर्गत तालबद्ध प्रक्रियाओं पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 3 जिम्नास्टिक। वे क्रियाएं जो जिम्नेजियम के अंदर तालबद्ध व लयबद्ध रूप में अलग अलग उपकरणों की सहायता से की जाती हैं। समानांतर बार पर, रस्सी पर, वॉल्टिंग टेबल, ऑनियन बार, रोमन रिंग आदि पर की जाने वाली क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 4 शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग। पुलिस व सैनिक प्रशिक्षण हेतु करवाई जाने वाली शारीरिक क्रियाएं शारीरिक प्रशिक्षण कहलाता है। इसमें व्यक्ति द्वारा कठिन शारीरिक श्रम व विषम परिस्थितियों में थकान की अवस्था में लंबे समय तक क्रियाएं व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के विकास के लिए करवाई जाती हैं। 5 खेल, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स शब्द ग्रीक भाषा के डिस एवं पोर्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कार्य से खुद को दूर रखना। यदि हम खेलों के बारे में सोचें तो सिर्फ खाली समय में आनंद व खुशी के लिए की गई शारीरिक क्रियाएं आती हैं। आइए अब समझते हैं शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से संबंध, रिलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ जनरल एजुकेशन। साधारण व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह मानसिक हो अथवा बौद्धिक, सैद्धांतिक हो अथवा व्यवहारिक, अपना ज्ञान बढ़ाता ही रहता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में छिपे हुए गुणों को विकसित करना है, क्योंकि इन्हीं गुणों के विकास से व्यक्ति का सर्वपक्षीय विकास संभव है। इस उपरोक्त विचार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर तन और मन को एकाग्र न कर पाए तो वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि
यह ऐसे पक्ष हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। विद्वानों ने कहा भी है, साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। इसका तात्पर्य स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति को यदि बलपूर्वक शारीरिक क्रियाएं कराए जाए तो हो सकता है कि वह इन्हें संतुलित व पूर्ण रूप से न कर सके। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं द्वारा कराई गई शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है और जिस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ शिक्षा का उपयोग शरीर के साथ किया गया है। इस शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात विद्यार्थी कई अनुभवों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है जिसका माध्यम निस्संदेह दीर्घपेशी प्रक्रियाओं से है, किंतु इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न नहीं है। चार्ल्स बूसर ने भी कहा है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। शिक्षा और शारीरिक शिक्षाओं की परिभाषाओं को समझने के पश्चात हम कह सकते हैं कि शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक ही है, मगर इसको प्राप्त करने का मार्ग, उप उद्देश्य एवं माध्यम अलग अलग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा कला तथा विज्ञान। आइए अब जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक आर्ट और साइंस है। शारीरिक शिक्षा कला व विज्ञान दोनों ही है। इसे कलात्मक विज्ञान कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इसके सिद्धांतों में कला व विज्ञान दोनों ही समाहित है। यह विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित एवं यथार्थ है और इसमें कल्पनात्मकता, सौंदर्यात्मकता व सृजनात्मकता का समावेश है। इसलिए यह कला है, अर्थात जिस शिक्षा में दक्षता, सुंदरता, सृजनात्मक ढंग से सीखने की प्रेरणा देती है वह कला है। इसके अंतर्गत हम अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व्यक्ति की कल्पना का सौंदर्यात्मकता स्वरूप देकर दक्षता व प्रदर्शन में कलात्मकता लाते हैं। शारीरिक शिक्षा बालकों को विभिन्न कौशल सुरुचिपूर्ण ढंग से सृजनात्मक से प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। शारीरिक शिक्षा विज्ञान भी है। इसके अंतर्गत बालक को मन व उसके क्रियाकलापों का ज्ञान दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा में बालक को समस्याओं के समाधान हेतु समावेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में बालक को समस्याओं के समाधान हेतु तथा समावेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में समाहित सिद्धांत व परिकल्पनाएं विज्ञान पर आधारित हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं व उपकरणों का प्रयोग मानव शरीर रचना, भौतिक शास्त्र, जैव रसायन शास्त्र, जैव यांत्रिकी शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की सहायता के बिना संभव ही नहीं है। अतः इन विज्ञानों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सहायता से ही ज्ञान लाया जा सकता है। इन्हीं की सहायता से बालक का बौद्धिक उपकरणों व अन्य साधनों के निर्माण तथा प्रयोग की सक्षमता उपलब्ध करवाई जा सकती है। देखिए, अब यहाँ एक बात समझिए कि इस चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ना है, तो उन सभी टॉपिक को मैंने उसी चैप्टर में पढ़ने का प्रयास किया है। क्योंकि यह चैप्टर पहले से ही बहुत लंबा है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को यहाँ पर स्किप कर दिया है और सेम टू सेम वही टॉपिक आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 का यूनिट 4। ये जो चैप्टर 4 दिख रहा है वो यूनिट 4, इसको समझिए। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का मानव शास्त्रीय आधार क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंथ्रोपोमेट्रिक
मानव रूपी शरीर को मापने के लिए वैज्ञानिक शब्दावली एंथ्रोपोमेट्रिक का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम फ्रांस गणितज्ञ ऑल्दो क्यूलेट ने एंथ्रोपोमेट्रिक के बारे में बताया। एंथ्रोपोमेट्रिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एंथ्रोप तथा मैट्रिक। एंथ्रोप से तात्पर्य मानव से है तथा मैट्रिक से तात्पर्य मापन से है। एंथ्रोपोमेट्रिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के शरीर तथा उसके अंगों का मानक तकनीकों से मापन कर अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर के 100 से ज़्यादा मापन हैं। इन मानव शरीर के मापनों ने कई क्षेत्रों के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। यह वैज्ञानिक क्षेत्र है शरीर रचना विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, एर्गोमिस्ट, डिजाइनर, कलाकार, खेल प्रशिक्षक, ट्रेनर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंथ्रोपोमेट्रिक प्रकार के मापन का प्रयोग मिस्र के लोग करते थे। वास्तव में इस प्रकार के मानक के माध्यम से शरीर के अंगों के मापन का प्रयास किया जाता था। इसी के साथ साथ शरीर के संपूर्ण अंगों का अलग अलग मापन किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि यूनान के निवासी शरीर के अंगों की औसत माप निकालने में प्रथम स्थान पर थे। यूनान के उन विशेषज्ञों में हिप्पोक्रेटस का सबसे अधिक योगदान था, जिसके कारण उनका नाम प्रथम श्रेणी में लिया जाता था। हिप्पोक्रेटस ने तो विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण करने के बाद सर्वप्रथम एंथ्रोपोमेट्रिक मापन के विधि को एक प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया था। यूनान के खिलाड़ियों का प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता बनने का एक मात्र कारण यह माना जाता है कि उसके शारीरिक अंगों की लंबाई अन्य देशों के व्यक्तियों से अधिक होती थी। उस समय ऐसा माना जाता था कि रोमन निवासी भी इसी श्रेणी में आते थे। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन के आधार पर कुछ प्राचीन कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण भी किया था, क्योंकि स्पष्ट प्रमाण डॉक्टर विंकी माइकल एंजेलो और जियोसा रिमन ओल्ड के पुराने चित्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व में फ्रांसीसी निवासी रोस्टेन ने 3 शारीरिक प्रकार का उल्लेख किया था, जिनका नाम क्रमशः डिगेस्टिव, मस्कुलेटर एवं क्रीब्रल था, जो कि W.S. शेल्डन के शारीरिक प्रकारों सोमेटोटाइप से काफ़ी मिलते जुलते प्रतीत होते थे। यहाँ जो आपको एक फ्रांसीसी निवासी रोस्टेन का नाम मिल रहा है, इनके बारे में भी याद रखिए कि इन्होंने भी पर्सनैलिटी को 3 तरीके से डिफाइन किया। तीनों का नाम क्रमशः डिगेस्टिव, मस्कुलेटर एवं क्रीब्रल था। हालांकि आगे के चैप्टरों में आपको कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी को डिफाइन किया उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इनके बारे में कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए इनका नाम यहीं पर इसी चैप्टर में याद रखें। अल्फोंसे बर्टिलोन। अल्फोंसे बर्टिलोन को एंथ्रोपोमेट्रिक का पिता माना जाता है। ध्यान से समझिए, अल्फोंसे बर्टिलोन को एंथ्रोपोमेट्रिक का पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में कई योगदान दिए हैं। इसके लिए आज भी अल्फोंसे बर्टिलोन को मगशॉट के नाम से जाना जाता है। अल्फोंसे बर्टिलोन फ्रांस में पुलिस अधिकारी व बायोमेट्रिक विशेषज्ञ थे। अल्फोंसे बर्टिलोन के साथ आपको यहाँ पर एक नाम याद रखना है, वो है फ्रांसीसी गणितज्ञ ऑल्दो क्यूलेट का, क्योंकि सर्वप्रथम ऑल्दो क्यूलेट ने ही इसके बारे में बताया था। एंथ्रोपोमेट्रिक के बारे में सर्वप्रथम ऑल्दो क्यूलेट ने ही बताया था, जो कि एक फ्रांसीसी थे।
और साथ ही साथ यहाँ एक नाम याद रखना है, अल्फोंसे बर्टिलोन, क्योंकि इनको एंथ्रोपोमेट्रिक का पिता माना जाता है। और इनका दूसरा एक नाम मग शॉट के भी नाम से इनको जाना जाता है, तो याद रखेंगे। किनेंथ्रोपोमेट्रिक एवं एंथ्रोपोमेट्रिक में क्या अंतर है, आइए पढ़ते हैं। किनेंथ्रोपोमेट्रिक मानव शरीर के अंगों के मापन के लिए किनेंथ्रोपोमेट्रिक नामक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। यह एंथ्रोपोमेट्रिक की ही एक मुख्य शाखा है। किनेंथ्रोपोमेट्रिक 3 शब्दों से मिलकर बना है, किनेन प्लस एंथ्रो प्लस मैट्रिक। किनेन से तात्पर्य गति से है, एंथ्रोप से तात्पर्य मानव से है तथा मैट्रिक से तात्पर्य मापन से है। कहने का तात्पर्य किनेंथ्रोपोमेट्रिक वह विज्ञान है जिसमें मानव शरीर के अंगों का मापन गति के दौरान किया जाता है। रोस एवं साथियों ने 1978 में किनेंथ्रोपोमेट्रिक के संबंध में कहा है कि मानव शरीर के अंगों के परिणाम मतलब कि साइज, शेप, अनुपात, प्रोपोर्शन, शरीर में उपस्थित वसा, मांसपेशी एवं अस्थियों की मात्रा, बॉडी कॉम्पोजिशन तथा परिपक्वता, मैच्योरिटी का अध्ययन जो मानव गति को समझने के लिए वृद्धि, अभ्यास, प्रदर्शन तथा पोषण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। किनेंथ्रोपोमेट्रिक परीक्षणों का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1. मानव शरीर के परिणाम मतलब कि साइज में अंतर स्पष्ट करने के लिए। सोमेटोटाइप का निर्धारण करने के लिए, शरीर में उपस्थित वसा, मांसपेशी व अस्थियों की मात्रा तथा मोटापे का पता लगाने के लिए, आयु की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास के अध्ययन के लिए, पोषण के अध्ययन के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है किनेंथ्रोपोमेट्रिक परीक्षणों का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यही 5 पॉइंट में बताया गया है। एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर, एंथ्रोपोमेट्रिक डिफरेंस। अब बात आती है एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर की। एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर से तात्पर्य शरीर के अंगों के परिमाण में अंतर से है। इसका पता मानव शरीर के अंगों के मापन से चलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर जानने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरा जाता है। शरीर के अंगों के मापन को 4 भागों में निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। एक तो हो गया जनरल बॉडी मेजरमेंट, स्केलेटल डायमीटर, सरकमफ्रेंसेस और स्किन फोल्ड मेजरमेंट। तो इन सभी 4 प्रकार के मापन के माध्यम से हम शरीर के अंगों के साइज और अंतर को जानने का प्रयास करते हैं एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में। जनरल बॉडी मेजरमेंट के तहत हम लोग मेजर करते हैं बॉडी वेट, हाइट, सिटिंग हाइट। स्केलेटल डायमीटर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं शोल्डर विड्थ, एब्डोमिनल विड्थ, हिप विड्थ, एल्बो विड्थ, रिस्ट डायमीटर, नी विड्थ, एंकल डायमीटर। सरकमफ्रेंसेस के अंतर्गत चेस्ट सरकमफ्रेंसेस, अपर आर्म सरकमफ्रेंसेस, फोर आर्म सरकमफ्रेंसेस, थाई सरकमफ्रेंसेस और काफ सरकमफ्रेंसेस मेजर करते हैं। और स्किन फोल्ड मेजरमेंट के तहत बाइसेप स्किन फोल्ड विड्थ का मेजरमेंट करते हैं, ट्राइसेप स्किन फोल्ड विड्थ, फोर आर्म स्किन फोल्ड विड्थ, सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड विड्थ, सुपर इलियक स्किन फोल्ड विड्थ, थाई स्किन फोल्ड विड्थ, काफ स्किन फोल्ड विड्थ। तो इन 4 प्रकार के मेजरमेंट के माध्यम से शरीर का मापन किया जाता है। आइए अब शरीर के एक एक अंग का मापन किस प्रकार से किया जाता है उनके विषय में अब डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है लगभग 22
अंगों पर लगभग 22 जगहों पर किस प्रकार से मापन करते हैं। शुरू करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर से संबंधित बिंदुओं को नीचे विस्तार से समझाया गया है। 1. शारीरिक भार बॉडी वेट। शरीर के भार को मापने के लिए भार मापने वाली मशीन वेट मशीन या वेइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह वेइंग मशीन या तो लीवर बैलेंस वाली हो या उठा के ले जाने लायक भार मापने वाली मशीन या पोर्टेबल वेट मशीन हो जिसका वजन मापा जा रहा हो, यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को नंगे पैर होना चाहिए, शरीर सीधा खड़ा होना चाहिए और वजन दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए। मापन के पश्चात उसके पहने हुए कपड़ों के भार को कुल शरीर के भार में से घटाया जाता है। सामान्य तौर पर मापा गया भार सही रूप से 0.5 किलोग्राम तक देखा जाता है और अगर शारीरिक वृद्धि संबंधित कोई शोध किया जा रहा हो तो शारीरिक भार को 0.1 किलोग्राम तक देखा जाता है। नोट: वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भार मापने वाली मशीन या कैलिब्रेटेड वेइंग मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। सही मापन के लिए शारीरिक भार को 2 बार मापा जाना चाहिए। सही मापन के लिए शारीरिक भार को 2 बार मापा जाना चाहिए, यह खासकर याद रखिए। 2. पूर्ण शरीर की खड़ी ऊंचाई हाइट ऑफ कंप्लीट बॉडी। पूर्ण शरीर की खड़ी ऊंचाई मापने के लिए स्टेरियोमीटर या एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड का प्रयोग किया जाता है। जिसकी ऊंचाई मापी जा रही हो वह नंगे पैर होना चाहिए, शरीर सीधा खड़ा में होना चाहिए, आंख सीधे सामने की ओर, सिर व चेहरा फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल तल में होना चाहिए। शरीर की ऊपरी हिस्सा यानी कि खोपड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा वर्टेक्स सीधा होना चाहिए। पैर के नीचे का तल फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल तल में होने के कारण सामान्य तौर पर शरीर की ऊंचाई 0.1 सेंटीमीटर तक मापी जाती है। जब सब्जेक्ट खड़ा होता है तब एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड को सामने मीडियन रेखा या बीचों बीच मीडियन लाइन में रखकर ऊंचाई मापी जाती है। 3. बैठे हुए शरीर की ऊंचाई सिटिंग हाइट। बैठे हुए शरीर की ऊंचाई मापने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड का ही इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ टेबल का प्रयोग किया जाता है। टेबल ऐसा होना चाहिए जिस पर पैर लटक सके। सब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल रखी टेबल पर इस प्रकार बैठाया जाता है जिसमें उसकी दोनों जांघें टेबल पर आराम की स्थिति में हो तथा दोनों पैर लटके हुए हो। पीठ और कमर पीछे दीवार पर लगे होने चाहिए। शरीर का ऊपरी भाग कहने का तात्पर्य सिर खड़ी स्थिति में होना चाहिए, इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। आंखें सामने की ओर हो। जब सही स्थिति में सब्जेक्ट बैठ जाता है तब एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड को उसकी जांघों के बीच रखकर छाती से छूते हुए सीधा रखा जाता है। फिर बैठी हुई स्थिति की ऊंचाई को मापा जाता है। बैठी हुई शरीर की ऊंचाई 0.1 सेंटीमीटर तक मापी जाती है। 4. दोनों कंधों के बीच का व्यास। दाएं व बाएं कंधे के बाहरी बिंदु जहां कैल्विकल अस्थि समाप्त होती है उसे एक्रोमियल कहा जाता है। दोनों एक्रोमियल बिंदुओं दाएं व बाएं के बीच की दूरी को बाइएक्रोमियल व्यास कहते हैं। बाइएक्रोमियल व्यास को मापने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास व चमड़ी पर लिखने वाली पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। बाइएक्रोमियल व्यास के मापन के लिए सब्जेक्ट को सीधा खड़ा मतलब इरेक्ट पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है या टेबल पर सीधे बैठाया जाता है
और दोनों एक्रोमियल बिंदुओं पर पेंसिल से निशान लगाया जाता है। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास को पीछे से दोनों कंधों के दोनों तरफ एक्रोमियल बिंदु से लगाकर मापा जाता है। बाय एक्रोमियल व्यास 0.1 सेंटीमीटर तक मापी जाती है। 5. कूल्हे की अस्थि का व्यास या बाइक्रिस्टल व्यास। पेट या उदर की चौड़ाई या कमर की चौड़ाई देखिए कैसे मापते हैं। कूल्हे की अस्थि के ऊपरी भाग को इलियक क्रेस्ट कहा जाता है। इलियक क्रेस्ट के बाहर की तरफ स्थित बिंदु को क्रिस्टल कहा जाता है। दाएं व बाएं क्रिस्टल के बीच की दूरी को बाइक्रिस्टल व्यास कहा जाता है। बाइक्रिस्टल का व्यास को उदर की चौड़ाई या कमर की चौड़ाई के बराबर होता है। बाइक्रिस्टल व्यास को मापने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट को सीधे खड़े होने के लिए बोला जाता है। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास के दोनों रॉडों को क्रिस्टल नामक बिंदुओं से लगाया जाता है। फिर दाएं व बाएं क्रिस्टल के बीच की दूरी को एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास पर देखकर मापा जाता है और इस मापन को बाइक्रिस्टल व्यास कहा जाता है। मापन को 0.1 सेंटीमीटर तक देखा जाता है। 6. बाइट्रोकेंट्रिक व्यास कूल्हे की चौड़ाई। हिप विड्थ। फीमर हड्डी के ऊपरी सिरे वाले कूल्हे के बाहरी भाग वाले बिंदु को ट्रोकेंट्रिक कहते हैं। इसके अंतर्गत दोनों कूल्हे के निचले बाहरी भाग जहां फीमर हड्डी का सिरा खत्म हो रहा हो के मध्य भाग की दूरी मापी जाती है। इसके मापन के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास का ही प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट को सीधे खड़े इरेक्ट पोजीशन में खड़े होने के लिए बोला जाता है। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास के दोनों रॉडों को ट्रोकेंट्रिक नामक बिंदु से मिलाया जाता है। फिर दाएं व बाएं ट्रोकेंट्रिक के बीच की दूरी को एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास पर देख कर मापा जाता है और इस मापन को बाइट्रोकेंट्रिक व्यास कूल्हे की चौड़ाई कहा जाता है। मापन को 0.1 सेंटीमीटर तक देखा जाता है। 7. ह्यूमरस बाइकॉन्डिलर व्यास कोहनी की चौड़ाई। इसके अंतर्गत कोहनी का व्यास मापा जाता है। इसके मापन के लिए स्लाइडिंग कैलिपर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके मापन के लिए सब्जेक्ट को खड़े या बैठी स्थिति में रखा जाता है। कोहनी को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ा जाता है। फिर हम ह्यूमरस अस्थि को कॉन्डाइल भाग के बाहरी और अंदरूनी भाग के मध्य की दूरी स्लाइडिंग कैलिपर की मदद से मापी जाती है। इसमें सब्जेक्ट कोहनी को 90 डिग्री के कोण पर रखता है और परीक्षणकर्ता के सामने खड़ा होता स्लाइडिंग कैलिपर के दोनों नोच ह्यूमरस अस्थि के कॉन्डाइल भाग के दोनों तरफ रखे जाते हैं। स्लाइडिंग कैलिपर को कोण अग्रबाहु से 45 डिग्री के कोण पर होता है। 8. कलाई का व्यास रिस्ट डायमीटर। इसके मापन के लिए स्लाइडिंग कैलिपर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कलाई का वह स्टेलॉयड प्रक्रिया वाला भाग जहां रेडियस और अल्ना अस्थि मिलती है, यहाँ रेडियस और अल्ना अस्थि के कलाई के पास बाहरी भाग को लिया जाता है। इसमें सब्जेक्ट अपने हाथ जमीन के समानांतर रखता है। हथेली वाला भाग ऊपर के तरफ सुपाइन पोजीशन में रखता है। परीक्षक द्वारा स्लाइडिंग कैलिपर के दोनों नोच या आर्म रेडियस और अल्ना अस्थि के स्टेलॉयड प्रक्रिया वाले भाग पर रखकर माप की जाती है। इसमें मापन 0.1 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। 8. फीमर बाइकॉन्डिलर व्यास घुटने की चौड़ाई। इसमें घुटने की चौड़ाई या व्यास को मापा जाता है। इसके लिए एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास या स्लाइडिंग कैलिपर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फीमर कॉन्डाइल के बाहरी और अंदरूनी हिस्से को एंथ्रोपोमेट्रिक कंपास या
स्लाइडिंग कैलिपर से मापा जाता है। इसके मापन के लिए कर्ता को टेबल पर बैठाया जाता है। जांघ टेबल पर आराम की स्थिति पर रहती है और घुटने से नीचे का भाग लटकता रहता है, जिससे कि फीमर कॉन्डाइल का व्यास आसानी से मापा जा सके। इसमें मापन 0.1 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। 9. टखने का व्यास, एंकल डायमीटर। टखने के व्यास को मापने के लिए टिबिया और फिबुला अस्थि के निचले हिस्से के दो मैलियोलस नामक अस्थियों के उभार को देखा जाता है, जो टखने के दोनों तरफ होते हैं। टिबिया अस्थि का निचला भाग जो अंदर की तरफ या मीडियल तरफ होता है, उसे मीडियल मैलियोलस, और फेबुला अस्थि का निचला भाग जो बाहर की तरफ या लैटरल तरफ होता है, उसे मीडियल मैलियोलस कहा जाता है। मैलियोलाई नामक अस्थियों के दोनों तरफ के उभार के मध्य की दूरी स्लाइडिंग कैलिपर नामक उपकरण का प्रयोग कर मापा जाता है। कर्ता को टेबल पर इस प्रकार बैठाया जाता है जिससे कि उसका पैर झूलता रहे और टखने का व्यास आसानी से मापा जा सके। इसमें स्लाइडिंग कैलिपर के दोनों नोच या आर्म टखने के दोनों तरफ के बाहरी भाग पर लगाकर उनके मध्य की दूरी मापी जाती है। इसका मापन 0.1 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। 10. चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। इसे सामान्यतः 3 स्थितियों में मापा जाता है। 1. नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। 2. मैक्सिमम चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। 3. मिनिमम चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। आइए सबसे पहले ए को पढ़ते हैं। सामान्य छाती की परिधि या सामान्य चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। इसके मापन के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक स्टील टेप और चमड़ी पर लिखने वाली पेंसिल नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए छाती के सामने निप्पल वाले बिंदुओं व पीछे की ओर स्कैपुला के निचले भाग के बिंदुओं को पेंसिल से चिन्हित किया जाता है। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक स्टील टेप को सामान्य श्वसन के पश्चात चिन्हित बिंदुओं को ध्यान में रखकर छाती पर लपेटा जाता है। इसका मापन भी 0.1 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। अधिकतम छाती की परिधि या अधिकतम चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। सामान्य चेस्ट सरकमफ्रेंसेस के मापन की ही तरह इसमें मापन किया जाता है, बस अंतर यह है कि इसमें अधिकतम अंतः श्वसन के पश्चात ही मापन किया जाता है। सी. न्यूनतम छाती की परिधि या न्यूनतम चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। सामान्य चेस्ट सरकमफ्रेंसेस के मापन की ही तरह इसे मापा जाता है, बस अंतर यह है कि इसमें अधिकतम बाह्य श्वसन के पश्चात ही मापन किया जाता है। 11. ऊपर के बाजू की परिधि या अपर आर्म सरकमफ्रेंसेस। ऊपर के बाजू की परिधि या अपर आर्म सरकमफ्रेंसेस को मापने के लिए सब्जेक्ट के ऊपर के कपड़े उतारकर सीधे खड़ा कर दिया जाता है और फिर चमड़ी पर लिखने वाली पेंसिल से एक चिन्ह बाजू पर लगाया जाता है। यह चिन्ह एक्रोमियल बिंदु व रेडियस अस्थि के सिरे के मध्य सावधानी से एल्बो एक्सटेंशन स्थिति में बाजू पर लगाया जाता है। इस चिन्ह पर से एंथ्रोपोमेट्रिक स्टील टेप को लपेटा जाता है और मापन किया जाता है। यह मापन भी 0.1 सेंटीमीटर तक मापी जाती है। 12. अग्रबाह की परिधि या फोर आर्म सरकमफ्रेंसेस। कोहनी से एकदम निचले वाले भाग का सरकमफ्रेंसेस एंथ्रोपोमेट्रिकल स्टील टेप से मापा जाता है। इससे टेप को कोहनी से एकदम निचले वाले भाग पर लपेटा जाता है और मापन किया जाता है। यह मापन भी 0.1 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। 13. जांघ की परिधि या थाई सरकमफ्रेंसेस। जांघ की परिधि या थाई सरकमफ्रेंसेस को मापने के लिए कर्ता सब्जेक्ट को सीधे खड़ा कर दिया जाता है। फिर फीमर के ऊपरी सिरे ट्रोकेंट्रिक और फीमर के निचले सिरे या फीमर का कॉन्डाइल के मध्य
भाग को टेप से मापकर चमड़ी पर लिखने वाली पेंसिल से निशान लगाया जाता है। फिर चिन्हित वाले भाग से एंथ्रोपोमेट्रिक स्टील टेप को लपेट कर जांघ की परिधि मापी जाती है। 14. काफ सरकमफ्रेंसेस। काफ सरकमफ्रेंसेस को मापने के लिए कर्ता को सीधे खड़ा कर दिया जाता है। फिर काफ मांसपेशी के सबसे अधिक उथले भाग पर एंथ्रोपोमेट्रिकल स्टील टेप को लपेटकर काफ मांसपेशी की परिधि या काफ सरकमफ्रेंसेस को मापा जाता है। इसमें माप 0.1 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। 15. स्किन फोल्ड माप। इसके द्वारा वसा रहित शरीर के द्रव्यमान फैट फ्री बॉडी मास को मापा जाता है। वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में चमड़ी की दोनों परतों डर्मिस और एपिडर्मिस के निचले परत के रूप में रहता है। जिस भाग की माप करनी हो तो उंगलियों की मदद से उस भाग को पकड़ा जाता है। फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों नोज या आर्म से लगभग आधा सेंटीमीटर की गहराई तक उसे जकड़ा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए मानक दाव 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए। स्किन फोल्ड कैलिपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए। इसलिए आज के युग में हाई पेंडेंट लेंस और लाफायट स्किन फोल्ड कैलिपर को विश्वसनीय माना जाता है। 16. बाइसेप स्किन फोल्ड चौड़ाई। इसके अंतर्गत बाइसेप स्किन फोल्ड का मापन किया जाता है। सब्जेक्ट के ऊपर के कपड़े उतारकर सीधे खड़ा कर दिया जाता है। फिर चमड़ी पर लिखने वाले पेंसिल से एक चिन्ह बाजू पर लगाया जाता है। यह चिन्ह एक्रोमियल बिंदु व रेडियस अस्थि के सिरे के मध्य सावधानी से एल्बो एक्सटेंशन स्थिति में बाजू पर लगाया जाता है। वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में चमड़ी की दोनों परतों डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे परत के रूप में रहता है। यह चिन्ह पर अंगूठे और अंगुली का प्रयोग कर उस जगह के भाग को पकड़ा जाता है। फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों नोज से उस भाग को जकड़ा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए मानक दाव 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए। इसमें मापन 0.2 सेंटीमीटर तक मापा जाता है। 17. ट्राइसेप स्किन फोल्ड चौड़ाई। जैसा माप बाइसेप स्किन फोल्ड के लिए लिया जाता है उसी प्रकार यह माप ट्राइसेप स्किन फोल्ड के लिए किया जाएगा। वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में चमड़ी के दोनों परतों डर्मिस और एपिडर्मिस के रूप में निचले परत में रहता है। ट्राइसेप मांसपेशी के बीचों बीच के भाग को अंगूठे और उंगली का प्रयोग कर पकड़ा जाता है। फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों नोज से उस भाग को जकड़ा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए मानक दाव 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए। इसमें भी मापन 0.2 सेंटीमीटर तक मापा जाता है। 18. सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड की चौड़ाई। सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड की चौड़ाई को मापने के लिए सब्जेक्ट को सीधा खड़ा कर दिया जाता है। फिर स्कैपुला अस्थि के निचले भाग को अंगूठे और उंगली का प्रयोग कर पकड़ा जाता है। फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों नोज या आर्म से उस भाग को जकड़ा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए मानक दाव 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए। वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में डर्मिस और एपिडर्मिस के निचले परत के रूप में रहता है। स्किन फोल्ड कैलिपर 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। 19. सुप्राइलियक स्किन फोल्ड की चौड़ाई। सुप्राइलियक स्किन फोल्ड की चौड़ाई को मापने के लिए कर्ता सब्जेक्ट को सीधे खड़ा कर दिया जाता है। फिर सुप्राइलियक अस्थि के ऊपर भाग को अंगूठे और उंगली का प्रयोग कर पकड़ा जाता है। फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों नोज या आर्म से उस भाग को जकड़ा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए मानक दाव 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए। वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में चमड़ी के दोनों परतों
डर्मिस और एपिडर्मिस के निचले परत के रूप में रहता है। स्किन फोल्ड कैलिपर 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। इसमें मापन 0.2 mm तक मापा जाता है। 20. थाई स्किन फोल्ड की चौड़ाई। थाई स्किन फोल्ड की चौड़ाई को मापने के लिए सब्जेक्ट को टेबल पर बिठा दिया जाता है। फिर थाई के सामने का भाग को अंगूठे और उंगली का प्रयोग कर पकड़ा जाता है। फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों नोज या आर्म से उस भाग को जकड़ा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए मानक दाब 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए। वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में चमड़ी की दोनों परतों के नीचे परत के रूप में रहता है। स्किन फोल्ड कैलिपर 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। इसमें माप 2 सेकंड तक और 0.2 mm तक मापा जाता है। 21. काफ स्किन फोल्ड की चौड़ाई। काफ स्किन फोल्ड की चौड़ाई को मापने के लिए सब्जेक्ट को टेबल पर बिठा दिया जाता है। फिर काफ मांसपेशी के उथले भाग को अंगूठे और उंगली का प्रयोग कर पकड़ा जाता है। फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों नोज या आर्म से उस भाग को जकड़ा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए मानक दाब 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए। वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में चमड़ी की दोनों परतों के नीचे परत के रूप में रहता है। स्किन फोल्ड कैलिपर 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। इसमें माप 2 सेकंड तक और 0.2 mm तक मापा जाता है। हेथ एंड कार्टर ने 1967 में सोमेटोटाइप का संशोधित रूप तैयार किया, जिसमें 10 एंथ्रोपोमेट्रिक माप लिए जो निम्नलिखित हैं। हेथ एंड कार्टर ने जो 10 एंथ्रोपोमेट्रिक माप लिए वो कुछ इस प्रकार हैं। 1. बॉडी वेट, बॉडी हाइट, ह्यूमरस बाइकॉन्डिलर विड्थ, फीमर बाइकॉन्डिलर विड्थ, अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, काफ सर्कमफ्रेंसेस, ट्राइसेप स्किन फोल्ड, सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड, सुपरइलियक स्किन फोल्ड, काफ स्किन फोल्ड। पॉन्ड्रल इंडेक्स। पॉन्ड्रल इंडेक्स किसी व्यक्ति के शरीर की ऊंचाई व शरीर के भार का अनुपात है। इसका यहाँ फॉर्मूला दिए हुआ है कुछ इस प्रकार। पॉन्ड्रल इंडेक्स इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर क्यूब। बीएमआई जिसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, उसके बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो ये, द फॉर्मूला फॉर बीएमआई वाज डिवाइज्ड इन द 1830 सेंचुरी बाय बेल्जियन मैथमेटिशियन, जो नाम था एडोल्फ क्यूटलेट। एडोल्फ क्यूटलेट ने इसको तैयार किया था बीएमआई को, जो एक बेल्जियन के रहने वाले थे। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार दिए हुआ है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ दोनों फॉर्मूला में आप अंतर देखेंगे, बस इतना ही है कि वो पॉन्ड्रल इंडेक्स में डिवाइड हो रहा है हाइट इन मीटर क्यू से, और यहाँ बॉडी वेट डिवाइड हो रहा है हाइट इन मीटर स्क्वायर से बीएमआई में। इतना ही बस अंतर याद रखिए। इन्फेंटोमीटर के बारे में कह रहा है कि इन्फेंटोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ यंग चिल्ड्रन। इस एक लाइन को याद रखिए। एंथ्रोपोमेट्रिक डिफरेंस। एंथ्रोपोमेट्रिक डिफरेंस से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों का माप से संबंधित विज्ञान से है। एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर से तात्पर्य मानव शरीर के विभिन्न अंगों की माप में अंतर से है, लेकिन यहाँ बात आती है जिसमें अंतर यहाँ तुलना जिससे की जा रही है। लेकिन यहाँ बात आती है जिसमें अंतर यहाँ तुलना जिससे की जा रही है। यह एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर की तुलना लिंग के मध्य, पुरुष व महिला, विभिन्न आयु स्तर के मध्य, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के मध्य, विभिन्न देश प्रदेशों के नागरिकों के मध्य, विभिन्न जातियों के लोगों के मध्य। यहाँ यह कहा जा सकता है कि एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर किसी विशेष उद्देश्य हेतु उपरोक्त मानवों के मध्य किया जाता है।
इस अध्याय में एंथ्रोपोमेट्रिक अंतर पुरुष व महिला लिंगीय आधार पर नीचे लगभग सभी मापों को समझाया गया है। एक, पुरुषों के शरीर का परिमाण महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है। शारीरिक भार, शारीरिक ऊंचाई, एक्सिला ऊंचाई, छाती की ऊंचाई, कूल्हे की ऊंचाई, बैठे हुए शरीर की ऊंचाई, आँखों की ऊंचाई, कंधे से कोहनी के बीच की लंबाई, कोहनी से उंगली के सिरे तक की लंबाई, घुटने की ऊंचाई, पॉपलिटल ऊंचाई, कंधों से घुटने तक की लंबाई, कंधों की परिधि, छाती की परिधि, कूल्हों की परिधि, कमर की लंबाई, कमर के सामने की लंबाई, सिर की परिधि, सिर की चौड़ाई, सिर की लंबाई, हथेली की लंबाई, हाथ की परिधि, हाथ की लंबाई, इंसेप्ट लंबाई, पैर की लंबाई। यहाँ कह रहा है सबसे पहले ही पॉइंट में कि पुरुषों के शरीर का परिमाण महिलाओं के अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ जितना भी पॉइंट दिख रहा है यह सब महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का परिमाण अधिक होता है। एक, मानव ऊंचाई, ह्यूमन हाइट। मानव की ऊंचाई पर्यावरणीय कारकों की विविधता, आनुवंशिक कारक, जैविक जटिल घटकों के कारण भिन्न भिन्न होती है। अधिकतर यह देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कमजोर होती हैं, जो निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होता है। महिलाओं की ऊंचाई कम, भार कम और उनके शारीरिक अंगों का विकास भी कम होता है। 2, ह्यूमन वेट, मानव भार। मानव शरीर के भार में भी महिलाओं की अपेक्षा अंतर होता है। महिलाओं की तुलनाओं में पुरुषों का भार अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं की मांसपेशियां कमजोर होती है, जिसके कारण उनका भार औसत होता है। यह भी देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का खानपान अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण उनका वजन कम रहता है। एंथ्रोपोमेट्रिक में शोध, रिसर्च इन एंथ्रोपोमेट्रिक। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन के माध्यम से मनुष्य से संबंधित शोध कार्यों को संपन्न किया जाता है। इसमें मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों का नाप लेते हैं एवं इसी के माध्यम से मनुष्य का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में 1885 से 1900 के मध्य एंथ्रोपोमेट्रिक मापन का पदार्पण हुआ था एवं हिचकॉक ने एमहर्स्ट विश्वविद्यालय एवं सार्जेंट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लगभग शरीर के 40 अंगों जैसे कि ऊंचाई, वजन, छाती का घेरा, श्वसन क्षमता के मापन के आधार पर मनुष्य के शरीर आकार पर शोध कार्य संपन्न करने का प्रयास किया था। इस अवधि में सार्जेंट ने विभिन्न लेखों को पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया था और इसके साथ साथ अमेरिका के बालक व बालिका विद्यालयों के लिए मानक भी तैयार किए थे। किसने? सार्जेंट ने नॉर्म्स तैयार किए थे लड़कों और लड़कियों के लिए।